हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर ब्रेन्स। आज चैप्टर 14 द होली पंचायत का क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसमें आपको वेलवेट आंसर, थिंक एंड आंसर, एमसीक्यू वगैरह सब कुछ मिल जाएगा जो भी बुक में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो भी आपको वीडियोस चाहिए होंगे आप प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, आपको वहाँ से मिलेगा सारा वीडियो। और इसके बाद सिर्फ चैप्टर 15 बचता है, तो वो मैं इसके बाद करवा दूंगा, तो टेंशन नहीं लेने का है। अगर आपको अर्जेंटली अभी चाहिए होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि 15 चाहिए आपको, ठीक है। तो मैं जल्दी बनाने का कोशिश करूँगा। जिस प्रकार ये वीडियो भी मैं जल्दी बना रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट ने हमारा कमेंट किया है पिछले वीडियो में कि उसका एग्ज़ाम 10th को है, इसके लिए मैं इसको जल्दी से अपलोड कर रहा हूँ। सो कीप सपोर्टिंग गाइज, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड शेयर इट। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। जुम्मन एंड अलगू वेर पार्टनर्स। किस में वो लोग पार्टनर थे? ना, फार्मिंग में पार्टनर थे। Whom did the old woman choose as the सरपंच? ओल्ड वुमेन ने किसको सरपंच के तौर पे चूज किया था? अलगू को। What breed were the handsome pair of oxen अलगू had purchased from बटेसर? बटेसर से जो अलगू ने दो दो ऑक्स को खरीदा था, वो किस ब्रीड का था? है ना, तो वो था पचैन। जुम्मन मेड द डिसीजन इन फेवर ऑफ अलगू बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू डेविएट फ्रॉम द ट्रूथ, क्योंकि वो ट्रूथ से डेविएट नहीं होना चाहता था। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट गाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं। A2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन जुम्मन एंड अलगू। अलगू और जुम्मन और अलगू के बीच में रिलेशनशिप कैसा था? तो जुम्मन एंड अलगू वेर वेरी क्लोज फ्रेंड, दे वेर पार्टनर्स इन फार्मिंग। वो लोग क्लोज फ्रेंड तो थे ही, और साथ ही साथ वो लोग फार्मिंग में पार्टनर्स भी थे। एंड देयर फ्रेंडशिप बिगेन व्हेन दे वेर बॉयज। जब वो छोटे लड़के थे, जब वो छोटे बच्चे थे, तब से ही उनका दोस्ती चालू है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ वॉज जुम्मन्स बिहेवियर टूवर्ड्स हिज आंट। जुम्मन का बिहेवियर उसके आंट के प्रति, वो जो बूढ़ी आंटी थी, उसकी जो खाला थी, उसके प्रति उसका बिहेवियर कैसा था? तो हम लोग जब बुक पढ़ेंगे, बुक में जो क्वेश्चन है, बुक का जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, बुक में जो दिया गया है, बुक में ये दिया गया है कि उसका जो बिहेवियर है वो दो प्रकार का बिहेवियर होता है। जब तक जुम्मन को ज़मीन और प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ मिल ना जाता है, उससे पहले जब तक मिल नहीं गया था, तब तक तो उसका बिहेवियर बहुत अच्छा था। लेकिन ज़मीन और प्रॉपर्टी के पेपर जब उसके नाम पे हो गए, रजिस्ट्री हो गया, सब कुछ हो गया, तो उसका जुम्मन का जो बिहेवियर है वो चेंज हो गया था। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने स्टोरी में आपको समझाया है अच्छे से, तो आप वो ज़रूर देखेंगे एक्सप्लेनेशन वीडियो, ठीक है। और ये जो है, ये पंच परमेश्वर जो है लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, तो उसी को ट्रांसलेट करके ये द होली पंचायत आपके बुक में दिया गया है। जुम्मन बिहेव्ड वेरी वेल एंड पैम्पर्ड हिज अर्नड बिफोर द ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने से पहले वो बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करता था, है ना, बिहेव्ड वेल, और पैम्पर्ड भी करता था, बहुत मक्खन भी लगाता था, ठीक है, चापलूसी करता था। इन हीज नेम, जब तक कि उसका नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हो गया। आफ्टर प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड इन हिज नेम, जब उसका नाम पे ट्रांसफ़र हो गया प्रॉपर्टी, ही इल बिहेव्ड विथ हिज आंट, उसने खराब व्यवहार करना शुरू कर दिया अपने आंट के साथ, अपने खाला के साथ। इल बिहेव्ड मतलब खराब व्यवहार, ठीक है। हाउ डिड द जजमेंट प्रोक्लेम्ड बाय अलगू इम्पैक्ट देयर फ्रेंडशिप। तो जो जजमेंट अलगू ने दिया था, प्रोक्लेम्ड बाय अलगू, कैसे उसके फ्रेंडशिप पे असर पड़ा, कैसे उसके दोस्ती पे असर पड़ा? अलगू ने सच्चाई का साथ देते हुए, जब अगर आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अलगू ने सच्चाई का साथ देते हुए उसने अपने फ्रेंड जुम्मन के खिलाफ जो है अपना वर्डिक्ट सुनाया था, अपना जो जजमेंट था वो सुनाया था, क्योंकि जुम्मन गलत कर रहा था, है ना। तो अलगू ने सच का साथ दिया था। तो ये जो वर्डिक्ट उसने सुनाया था, तो इसका क्या असर पड़ा उसके फ्रेंडशिप पे, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। द जजमेंट प्रोक्लेम्ड बाय अलगू शुक द वेरी बेसिस ऑफ अलगू एंड जुम्मन्स फ्रेंडशिप, है ना। तो जो जजमेंट उसने अलगू ने सुनाया था, उसके वजह से उसका जो बेस है अलगू और जुम्मन का फ्रेंडशिप का, वो पूरा हिल गया। शुक, शेक का पास्ट फॉर्म है शुक, है ना।
एंड द ओल्ड इंटीमेसी वॉज गॉन, और पुराना इंटीमेसी जो था, आपसी जो लेन देन, आपसी जो प्यार था, इंटीमेसी था एक दूसरे के साथ, है ना, पुराना जो चला आया दोस्ती था, वो जो है वो ख़त्म हो गया एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डिड जुम्मन से दैट अलगू हैड बीन पनिश्ड फॉर ट्रेकरी। जुम्मन ने ऐसा क्यों कहा कि अलगू जो है, अलगू को पनिशमेंट मिल गया उसके धोखाधड़ी के वजह से, उसका जो गलत वो किया था मेरे साथ, उसके वजह से उसको जो विश्वासघात किया था, ट्रेकरी मतलब विश्वासघात, है ना। तो जुम्मन को ऐसा लग रहा था कि उसने, अलगू ने विश्वासघात किया उसके खिलाफ, क्योंकि जुम्मन को ऐसा लगता था कि अलगू तो मेरा दोस्त है, वो फैसला सुनाएगा तो मेरे ही फेवर में सुनाएगा, चाहे मैं गलत ही क्यों ना हो। लेकिन जुम्मन को शॉक हो गया जब अलगू ने उसके विरुद्ध फैसला सुना दिया और सच का साथ दिया। लेकिन जुम्मन फिर भी ये कहता फिर रहा था कि अलगू को उसके किए की सज़ा मिली है, वो जो मेरे साथ गलत किया है। जुम्मन वॉज अनहैप्पी एंड ग्रज, उसके अंदर में ऐसा फीलिंग था, है ना, अनहैप्पीनेस का, विथ अलगू आफ्टर द जजमेंट वॉज गिवन अगेंस्ट हिम, है ना, बाय अलगू। तो जुम्मन जो है वो नाखुश था बहुत ही, मतलब उसके अंदर में गुस्सा वाला भरा हुआ था, वो बदला लेना चाहता था अलगू से, जब अलगू ने उसको उसके खिलाफ जजमेंट सुनाया था। एंड दैट्स वाई ही सेड दैट अलगू हैड बीन पनिश्ड फॉर ट्रेकरी, और इसी वजह से, इसी भावना के वजह से, इसी सोच के वजह से उसने ऐसा कह दिया कि अलगू को पनिशमेंट मिल रहा है उसके विश्वासघात के वजह से, है ना, क्योंकि वो अंदर से पहले से बहुत उखड़ा हुआ था, बहुत गुस्सा में था अलगू के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ वाज अल्टरकेशन बिटवीन अलगू एंड जुम्मन सेटल्ड। तो अलगू और जुम्मन के बीच में जो अल्टरकेशन आ गया, जो ये भेदभाव आ गया, जो ये जो झगड़ा वाला जो माहौल है, अल्टरकेशन, है ना, ये जो खटास है दोनों के बीच में जो चलने लगा, वो कैसे सेटल हुआ। ध्यान से क्वेश्चन का मीनिंग समझिए। अलगू ने जब जुम्मन के खिलाफ फैसला सुना दिया, उस टाइम से जुम्मन जो है अलगू को अपना दुश्मन मानने लगा। दोनों के बीच में जो अपना ओल्ड इंटीमेसी था, जो प्यार था, जो अपनापन था, वो ख़त्म हो गया, है ना, और वो खटास में बदल गया, झगड़ा में बदल गया, एक दूसरे को नहीं, मतलब अब बात कर रहे हैं। तो वो चीज़ कैसे सेटल हुआ, फिर से कैसे ठीक हुआ, इसका आंसर आपको देना है। द जजमेंट प्रोक्लेम्ड बाय अलगू एंडेड द ओल्ड इंटीमेसी, ये हमने अभी बताया आपको कि जजमेंट जब अलगू ने दिया, है ना, तो उन दोनों के बीच में जो ओल्ड इंटीमेसी था, पुराना जो दोस्ती था, वो ख़त्म हो गया बिटवीन अलगू एंड जुम्मन। एंड जुम्मन वेटेड फॉर हिज टर्न टू टेक रिवेंज, और जुम्मन ने अपने टर्न का वेट किया ताकि वो रिवेंज ले सके। अलगू वॉज बींग चीटेड बाई समझू, और उसी बीच क्या होता है, अलगू को समझू साहू जो है वो चीट करता है, जो उसका बैल को खरीदता था। समझू साहू नाम का इंसान है जो अलगू का बैल जो है वो दोनों एक बैल जो है उसको खरीदता था। एंड पंचायत वॉज हेल्ड फॉर जस्टिस, समझू ने उसको चीट किया अलगू को, है ना, और एक पंचायत हेल्ड हुआ न्याय के लिए। साहू नेम्ड जुम्मन एज हेड पंच, और साहू ने जुम्मन को अपना हेड पंच चुना, सरपंच चुन लिया। वो इसलिए चुना था साहू क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि जुम्मन जो है वो अलगू का दुश्मन है, और जुम्मन जो है वो मेरे फेवर में ये वर्डिक्ट सुनाएगा, है ना। एज सुन एज जुम्मन टेकन द सीट ऑफ हेड पंच, जैसे ही जुम्मन ने हेड पंच मतलब सरपंच का जो सीट है उसको धारण किया, सरपंच का जो सिंहासन है उसको धारण किया, ही रियलाइजेज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज कर लिया। एंड डिसाइडेड द केस ऑन फैक्ट्स एंड ट्रूथ, और वो जो केस था, वो जो मैटर था, उसको फैक्ट्स एंड ट्रूथ के बेसिस पे डिसाइड किया, ना कि अपने पुराने रंजिश, अपने पुराने गुस्से के वजह से। His decision in favor of Algu brought them closer once again and the altercation between them was settled। और ये जो डिसीजन उसने सुनाया अलगू के फेवर में, क्योंकि अलगू सही था, है ना, जैसे ही सरपंच के सीट पे वो बैठा, उसको एहसास हो गया कि मुझे सही डिसीजन सुनाना है ना। पहले से जो मेरा माइंड में बना हुआ अलगू के खिलाफ बातें, उसके बेसिस पर अलगू को मैं कुछ सज़ा नहीं दे सकता हूँ, जो सच है उसी का साथ देना है, ठीक है। तो उसने वैसा ही किया जुम्मन ने,
और अलगू इस चीज़ से बहुत खुश हो गया कि अलगू ये मानने लगा कि चलो जुम्मन ने सच का साथ दिया। और जुम्मन को भी एहसास हो गया कि अलगू जब पंच बनकर के फैसला सुनाया था शुरू में मेरे खिलाफ, वो भी बंधा हुआ था, वो भी सच का साथ दिया था, क्योंकि पंच के सीट पे जो भी बैठता है, सरपंच के सीट पे, वो सच का साथ देता है। उसके हृदय में जो है भगवान का वास होता है, वो जो भी कुछ बोलता है उसको भगवान का ही आवाज़ समझा जाता है गाँव में। ठीक है, तो इस तरह से दोनों के बीच में जो झगड़ा था वो प्यार में वापस बदल गया। दोनों के बीच में जो अल्टरकेशन मतलब विवाद था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि अलगू भी खुश हो गया और जुम्मन भी मान गया सब कुछ, जुम्मन को भी सब कुछ समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड द विलेजेस हैव एन अनवेवरिंग फेथ इन द पंच? सारे गांव के अंदर में अनवेवरिंग मतलब नहीं डगमगाने वाला जो विश्वास है, अटूट विश्वास पंच के ऊपर में क्यों होता है? गांव के लोग जो है, पूरा गांव जो है, वो अटूट विश्वास रखते हैं सरपंच के ऊपर में। सरपंच जो बोलते हैं वो लोग मानते हैं कि वो भगवान का आवाज़ है। द विलेजेस हैव एन अनवेवरिंग फेथ, अनवेवरिंग फेथ मतलब अटूट विश्वास इन द पंच बिकॉज इट वॉज फॉलोड फ्रॉम मैनी डिकेड्स, क्योंकि ये दशकों से फॉलो किया जा रहा है, सालों साल से। एंड इट वॉज एन एसेंशियल फॉर्म ऑफ इंश्योरिंग जस्टिस, और ये एक बहुत ज़रूरी तरीका है, बहुत ज़रूरी रास्ता है जस्टिस को इंश्योर करने का, न्याय को इंश्योर करने का, न्याय देने का विद इन सोसाइटी, उस सोसाइटी के अंदर में। एंड ऑल्सो द वर्ड पंच, और वो जो वर्ड पंच है इज़ कंसीडर्ड एज गॉड। इस वर्ड पंच का मतलब वो लोग गांव में गॉड ही समझते हैं। पंच का मतलब ही गॉड, भगवान गांव में। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को ऐसे ही प्ले करके देखिए, शॉर्टकट मत मारिए, स्किप करके मत लिखिए, ठीक है? सिर्फ छपैया मत कीजिए, आपको आंसर भी सुनना है। हिंदी में मैं मेहनत करके समझा रहा हूँ आपको, समझो, एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाओगे। भूल भी जाओगे तो खुद से अपने वर्ड्स से लिख पाओगे। एक बार ज़रूर एक्सप्लेनेशन वीडियो भी देख लेना, ठीक है? हेल्प हो जाएगा बहुत। चलिए A3 को शुरू करते हैं। A3 का 1 में जो है एक्सट्रैक्ट लिया गया है बुक से। बट एट दिस मोमेंट यू एंड खाला आर इक्वल इन माई आइज़। याद आ रहा होगा ये किसने कहा? ये तो अलगू ने कहा था। तो क्वेश्चन है पहला इसका, हु सेड दिस एंड हु इज ही टॉकिंग अबाउट? वो किसने ये लाइन कहा और किसके बारे में वो बात कर रहा है? अलगू चौधरी सेड दिस एंड ही इज टॉकिंग अबाउट जुम्मन एंड हिज आंट, और वो अपने जुम्मन और आंट के बारे में बात कर रहा है। व्हाट डू दिस लाइन्स रिफ्लेक्ट अबाउट स्पीकर्स बिहेवियर? ये जो लाइन है इससे स्पीकर के बिहेवियर के बारे में क्या पता चलता है? दीज लाइन्स रिफ्लेक्ट दैट अलगू इज़ अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन, अलगू एक रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार पर्सन है। एंड मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड ट्रूथ, और वो जो डिसीजन लेता है वो फैक्ट्स, सच्चाई के बेसिस पे, फैक्ट्स और ट्रूथ के बेसिस पे लेता है। क्वेश्चन नंबर C, वाई डिड ही से दैट दे वेर इक्वल इन हिज आइज? ये उसने क्यों कहा कि वो लोग दोनों उसके आंखों के सामने बराबर है? ही वॉज सिटिंग इन द पोजिशन ऑफ अ पंच, वो एक पंच के पोजीशन पे बैठ रहा था। एंड पंच इज कंसिडर्ड एज द गॉड इन विलेजेस, और पंच को गॉड की तरह पूजा जाता है, गॉड की तरह माना जाता है गाँव में। ही न्यू, KNEW है, ठीक है, न्यू, ही न्यू हिज रेस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ पंच, वो अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझता था एज अ पंच। दैट्स वाई ही सेड दैट दे वेर इक्वल इन हिज आइज, इसीलिए उसने ये कहा कि उसके नज़र में दोनों इक्वल है। वो दोनों ही नहीं, सबको इक्वल है ना? पंच के नज़र में सबको इक्वल है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग लेंगे जिसमें एक्सट्रैक्ट दिया हुआ, इस एक्सट्रैक्ट को हम लोग पढ़ेंगे। दिस जस्टिस, दिस इज़ नॉट द वर्क ऑफ मैन, ये तो जस्टिस हुआ, ये जस्टिस हुआ, ये कोई, दिस इज़ नॉट द वर्क ऑफ मैन, ये कोई मैन का काम नहीं है। गॉड हिमसेल्फ रिसाइड्स इन द पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर में भगवान रहते हैं, भगवान निवास करते हैं। ये जो लाइन है ये पब्लिक ने कहा था, विलेजर्स ने कहा था, ठीक है? आप बुक को अच्छे से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। जब लास्ट में जुम्मन ने अपना फैसला सुना दिया तब लोग खुश हो गए और खुश होकर के बोलने लगे ये हुआ जस्टिस, है ना? ये कोई इंसान का काम नहीं है, भगवान वास करते हैं पंच परमेश्वर के अंदर में, ऐसा लाइन था। तो ये किसने कहा? हु सेड दिस? ऑल द विलेजर्स, मतलब ऑल द विलेजर्स मतलब विलेजर्स के साथ में अलगू भी है।
ऑल द विलेजर्स हु गैदर्ड देयर टू सी द जस्टिस सेड दिस। क्वेश्चन नंबर बी है इसका, वाई वेर द स्पीकर्स हैप्पी। क्वेश्चन नंबर बी से ही हमको समझ में आता है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर विलेजर्स होगा। कैसे, देखो, वाई वेर द स्पीकर्स, क्या है इसमें, स्पीकर्स, यहाँ पे एस लगा हुआ है, स्पीकर्स मतलब बहुत सारे स्पीकर हैं, इसीलिए विलेजर्स इसका आंसर हुआ है ना, विलेजर्स, बहुत सारे विलेजर्स। वाई वर द स्पीकर्स हैप्पी, सारे विलेजर्स, सारे स्पीकर्स क्यों हैप्पी थे? स्पीकर्स वेर हैप्पी बिकॉज जुम्मन हैड नॉट डेविएटेड फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस। जुम्मन जो है जस्टिस के पाथ से, न्याय के पाथ से डेविएट नहीं हुआ, इन स्पाइट ऑफ एनमाइटी, जबकि उसको दुश्मनी था उसके और अलगू के बीच में, फिर भी वो डगमगाया नहीं, जस्टिस सुनाए अलगू के फेवर में। सी व्हाट वाज जस्टिस इन दिस कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे जस्टिस क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में? जस्टिस इज द जजमेंट या फिर जस्टिस गिवन टू अलगू, अलगू को जो जस्टिस दिया गया और जजमेंट दिया गया उसी को जस्टिस कहा जा रहा है। अब आता थिंक एंड आंसर। डू यू थिंक दैट पर्सनल ओपिनियंस एंड बाइसेस शुड कम इन द वे ऑफ जस्टिस? डिस्कस। तो क्या आपको लगता है कि अपना जो पर्सनल ओपिनियन रहता है, अपना जो पर्सनल धारणा रहता है, हमारे अंदर में जो कुछ भी रहता है और जो बाइसेस रहता है ना, भेदभाव वगैरह जो हम लोग मन में रखते हैं, क्या ये सब आना चाहिए जस्टिस देने के समय, न्याय देने के समय? नो, कभी नहीं आना चाहिए। आई थिंक दैट पर्सनल ओपिनियंस एंड बाइसेस शुड नॉट कम इन द वे ऑफ जस्टिस। जजेस एंड अदर लीगल प्रोफेशनल्स, जज जो होते हैं और अदर लीगल प्रोफेशनल जैसे वकील वो लोग होते हैं, वकील लोग, शुड स्ट्राइव टू रिमेन इम्पार्शियल, उन लोगों को इम्पार्शियल रहना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं करना चाहिए, है ना, उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड बेस देयर डिसीजंस सोली ऑन द फैक्ट्स एंड एविडेंस, और उनका जो डिसीजंस होता है वो सोली फैक्ट्स और एविडेंस के बेसिस पे होना चाहिए, सबूत के बेसिस पे होना चाहिए, सच्चाई के बेसिस पे होना चाहिए। प्रेजेंटेड इन अ केस, उस केस में जो प्रेजेंट होता है। अलाउिंग पर्सनल ओपिनियंस एंड बाइसेस टू इन्फ्लुएंस अ डिसीजन कैन लीड टू अनफेयर एंड अनजस्ट आउटकम्स। जब भी हम लोग अलाउ करते हैं पर्सनल ओपिनियन, अपना पर्सनल ओपिनियन और बाइसेस, भेदभाव वगैरह, ठीक है, कोई भी डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने में, तो क्या होता है, तब अनफेयर होता है, ठीक है, तभी अनफेयर होता है, नाजायज डिसीजन होता है, अनजस्टिस होता है, इनजस्टिस। क्वेश्चन नंबर 2 है, एन अवेयरनेस ऑफ द बर्डन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, एन अवेयरनेस ऑफ द बर्डन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, ये एक साथ पढ़ देखना आप। एन अवेयरनेस ऑफ द बर्डन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब पंच के सीट पे जब बैठा तो उसको एक बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का अवेयरनेस मिला, अवेयरनेस हुआ, उसको पता चला कि पंच का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, ठीक है, आप मीनिंग समझे इसका। ऑफन अल्टर्स आवर नैरो आउटलुक, हमारा जो नैरो आउटलुक, हमारा जो गंदा सोच है, उस चीज़ को हमेशा चेंज कर देता है ये जो अवेयरनेस है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। जब हमारे अंदर जिम्मेदारी आएगा, जब मैं जज बनूंगा, तो मेरा अगर किसी से पर्सनल दुश्मनी रहेगा तो वो जो मेरा गंदा सोच है दुश्मनी वाला, उस गंदा सोच को, उस नैरो आउटलुक को, ये जो अवेयरनेस है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जज के पद पे बैठने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उस नैरो आउटलुक को दूर कर देगा। तब हम जज की तरह देखेंगे, ठीक है, न्याय की तरह देखें, न्याय करने का सोचेंगे, अन्याय नहीं। व्हेन वी लूज आवर वे, जब हम अपना रास्ता खो देते हैं, गलत रास्ते पे चलते हैं, दिस अवेयरनेस शोज अस द लाइट, और यही अवेयरनेस, यही जागरूकता हम लोगों को लाइट दिखाता है। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ स्टोरी, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है स्टोरी के हेल्प लेकर के। एन अवेयरनेस ऑफ द बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो पोस्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए। एंड व्हेन इट कम्स इन माइंड, और जब ये माइंड में आ जाता है, a responsible person will always think about the consequences of their actions before they do anything। तो जैसे ही ये माइंड में आ जाता है कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे बैठा हूँ, मुझे सही डिसीजन लेना है, वैसे ही एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो है वो सोचता है
कि मेरे डिसीजन से रिजल्ट क्या होगा। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा कोई भी चीज करने से पहले। बीइंग रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो मीन्स मेकिंग डिसीजंस फॉर ओवरऑल गुड ऑफ एनीथिंग यू आर वर्किंग ऑन। तो रेस्पॉन्सिबल होने का मतलब यही है कि आप डिसीजन जो ले रहे हैं वो अच्छा के लिए डिसीजन ले रहे हैं, अच्छे के लिए डिसीजन ले रहे हैं, और मतलब जो भी आप कर रहे हैं वो अच्छे के लिए कर रहे हैं। इन द स्टोरी, स्टोरी में क्या होता है, व्हेन जुम्मन लूज हिज वे एंड डेवलप अ हार्श फीलिंग। इन द स्टोरी व्हेन जुम्मन लूज हिज वे, जब जुम्मन अपना रास्ता खो देता है, जब रास्ता खो देता है मतलब जुम्मन गलत सोचने लगता है अलगू के बारे में, और वो एक खराब फीलिंग, हार्श फीलिंग डेवलप कर लेता है अपने मन में अलगू के लिए। ही बिकेम एनिमी ऑफ अलगू, तब वो अलगू का दुश्मन बन जाता है। बट एज सुन एज ही टेकन द पोस्ट ऑफ पंच, जैसे ही वो पंच का पोस्ट लेता है, द अवेयरनेस ऑफ द बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, द अवेयरनेस ऑफ द बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी alters his narrow outlook, and Jumman given his judgment on the basis of facts and truth। और जैसे ही वो पंच के सीट पे बैठता है, उसके मन में अवेयरनेस आ जाता है बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिम्मेदारी का, और फिर उसका जो नैरो आउटलुक रहता है, उसका जो वो बदला लेने का जो सोच रहता है अलगू के खिलाफ, वो चला जाता है। और जुम्मन ने जो है अपना जजमेंट सुना दिया सिर्फ फैक्ट्स और ट्रूथ, सच्चाई के बेसिस पे। अब एवेलुएट क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन आप लोग बुक से देखेंगे, ठीक है, मैं आंसर लिखवा रहा हूँ इसका डायरेक्टली। वाइल इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेल द ट्रूथ, हाँ, जब हम लोग ट्रूथ को बोलते हैं किसी को, सच्चाई को बोलते हैं किसी को, इट इज़ एसेंशियल टू कंसीडर हाउ वी डू इट। ये ज़रूरी है सोचना, ये विचार करना ज़रूरी है कि हम लोग उस चीज़ को कैसे कर रहे हैं। मगर मतलब ये है कि अगर आप किसी को सच्चाई बता रहे हैं तो उसको अच्छे से बताइए, ऐसा करके ना बताइए कि उसको हर्ट हो, उसको ज़्यादा तकलीफ हो, थोड़ा तरीका से बताइए। इट मीन्स वी शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फीलिंग्स ऑफ अनदर पर्सन, वही हुआ, मतलब हम लोगों को उसके अनदर पर्सन का फीलिंग का भी ध्यान रखना चाहिए। वाइल टेलिंग द ट्रूथ यूजिंग सम टैक्ट्स, TACTS, टू अवॉइड एनी ऑफेंस। थोड़ा सा दिमाग लगा करके, थोड़ा सा युक्तियों को यूज़ करके, दिमाग लगा के, आइडिया लगा करके, अच्छे शब्दों का प्रयोग करके किसी को सच के बारे में बताओ, ताकि हम लोग कोई ऑफेंस को, कोई झगड़ा, कोई मनमुटाव को अवॉइड कर सकें। किसी किसी को बुरा लग जाता है, डायरेक्ट मुंह पे सच बात बोल देने से बुरा सबको ही लग जाता है, ठीक है, तो डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि लोगों के फीलिंग्स को हर्ट नहीं किया जाए, है ना, जहाँ तक हो सके संभव। वी शुड ट्राई टू रेस्पेक्ट एवरीवन्स फीलिंग, हम लोगों को सबके फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। टैक्ट्स कैन ऑलवेज हेल्प अस टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, टैक्ट्स हमेशा ही हमारा मदद करता है ये जो झगड़ा, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स, ये जो मनमुटाव, ये सब को दूर करने में। एंड मेंटेन ए गुड रिलेशनशिप, और गुड रिलेशनशिप को मेंटेन करने में हेल्प करता है टैक्ट्स। टैक्ट्स का मतलब होता है दिमाग लगाना, युक्ति लगाना, वाइज डिसीजन, वाइज बातें, बुद्धिमत्ता को यूज़ करना, अच्छे से बातों को पेश करना, यही तो है टैक्ट्स, टैक्टिक्स। यस, टैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एसेट इन नेगोशिएशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस। टैक्ट बहुत ज़रूरी होता है, एसेट, एक एसेट है, एक धन है ना, टैक्ट एक संपदा है। बातचीत करने में, नेगोशिएशंस करने में, ऊंच नीच हो गया, कोई चीज़ का मैटर को सॉल्व करने में, कॉन्फ्लिक्ट का, झगड़ा का सॉल्यूशन करने में, तो बहुत काम आता है टैक्ट्स। टैक्ट्स का मतलब होता है चीज़ों को सॉल्व कर लेना, बिना किसी को दुख पहुंचाए हुए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए, है ना, मतलब दिमाग लगा करके काम कर लेना, टैक्टिक्स। गुड एंड वाइज टैक्ट्स ऑलवेज हेल्प अस टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मेंटेनिंग पीस, है ना। गुड और वाइज टैक्ट्स हमेशा अच्छा और बुद्धिमानी वाला टैक्ट जो हम लोगों को हेल्प करता ही है झगड़ा को ख़त्म करने में और पीस को मेंटेन करने में। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।
और एक्सप्लेनेशन वीडियो भी मिस मत कीजिए, ज़रूर देखिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और कौन सा चैप्टर चाहिए आपको वो भी बताइए और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना आप लोग दोस्तों भूल जाते हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और खुशी भी होता है कि आप लोगों का सपोर्ट ऐसे मिल रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।